How long will women continue to suffer under the weight of male ego? राधिका यादव was a talented young tennis coach जिसे उसके खुद के पिता ने मार दिया under the pressure of family's expectation and social judgment. ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी बल्कि एक रिफ्लेक्शन था उन डीपर सोशल इश्यूज का, जैसे फीमेल ऑटोनॉमी, इमोशनल अब्यूज और पैट्रियार्कल कंट्रोल विद इन अ फैमिलीज। कहानी है राधिका यादव की, गुरुग्राम की एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च सन 2000 में हुआ था और मात्र 25 साल की उम्र में वो ITF के डबल रैंकिंग में 113वां स्थान प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब है कि वो WTA तक पहुंचने के बिल्कुल नज़दीक थी। राधिका यादव का ITF डबल रैंकिंग में 113वें स्थान तक पहुंचने की जर्नी अपने आप में इंस्पिरेशनल, कॉन्फ्लिक्टेड और कांस्टेंट हार्ड वर्किंग का नतीजा था। राधिका डेली 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करती थी। यह रैंकिंग कोई 1-2 टूर्नामेंट जीतने से नहीं मिलती, इसके लिए सालों तक इंटरनेशनल लेवल पर खेलना, पॉइंट अर्न करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ता है। राधिका यादव ने टेनिस खेलना करीब 10 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में उन्होंने लोकल कोचिंग में शुरुआत की और फिर स्टेट लेवल टूर्नामेंट में खुद को साबित किया। उन्होंने अंडर 14, अंडर 16 कैटेगरी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन सर्किट के टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू किया, जो कि हर यंगेस्ट टेनिस प्लेयर का फर्स्ट इंटरनेशनल फोरम होता है। ITF टूर्नामेंट की खास बात ये होती है कि ये WTA से पहले का स्टेप होता है, जहां प्लेयर्स दुनिया भर से आते हैं और वहां से पॉइंट्स मिलते हैं जो रैंकिंग को मेंटेन करते हैं। राधिका ने अपने डबल गेम्स पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि डबल गेम्स में कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटजी और नेट प्ले ज़्यादा मायने रखता है और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने इंडिया और साउथ एशिया के कई कंट्री जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड आदि में हो रहे ITF टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार से सीखना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने 3 ITF डबल्स टाइटल अपने नाम किए और कई बार सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। हर जीत के समय उन्हें पॉइंट्स मिलते गए और ग्रेजुअली ही रीच द पोजीशन ऑफ 113th रैंक। राधिका की ये जर्नी सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं थी, बल्कि इसके पीछे था मेंटल, फाइनेंशियल और फिजिकल स्ट्रगल। हर टूर्नामेंट का ट्रैवल, कोचिंग फीस, ट्रेनिंग गियर और फिजियो, डाइट, इन सब का खर्च खुद उठाना पड़ता था। उनके पिता दीपक यादव ने इस सफ़र में 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट किया था, ताकि उनकी बेटी इंटरनेशनल स्टेज पर देश का नाम रोशन कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो WTA में प्रवेश करने की कगार पर थी, इसी समय 2022 के अंत में एक डबल मैच के दौरान एक तेज सर्व रिटर्न को ब्लॉक करने की कोशिश में उनके कंधे में जोरदार खिंचाव आ गया। पहले उन्हें लगा कि यह मामूली थकान है, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा और हाथ ऊपर उठाना काफ़ी मुश्किल हो गया, तब MRI कराने पर पता चला कि उनके रोटेटर कट मस्कल्स में टीयर आ चुका है, जो कि टेनिस प्लेयर के लिए एक गंभीर और संभावित करियर एंडिंग की इंजरी होती है। कुछ स्टेट जैसे कि हरियाणा, पंजाब, ओडिशा ने अपने राज्य के प्लेयर के लिए पेंशन, फाइनेंशियल हेल्प और इंजर्ड प्लेयर्स के लिए रिलीफ फंड बनाए हैं, बट दीज आर वेरी लिमिटेड एंड सेलेक्टिव। हरियाणा का स्पोर्ट्स इंजरी कंपनसेशन स्कीम सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए ही है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कभी कभी इंजर्ड प्लेयर्स के लिए एडहॉक बेसिस पर हेल्प करने के ऑप्शन होते हैं, पर यह भी अधिकतर एलाइट या ओलंपिक बाउंड प्लेयर्स तक ही लिमिटेड है, क्योंकि परमानेंट या रेगुलर प्रक्रिया नहीं है। आवेदन के लिए कई स्तरों पर फाइनल और परमिशन लेनी पड़ती है।
बीसीसीआई प्लेयर्स को इंजरी ड्यूरिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल मैचेस पर मेडिकल और आर्थिक सपोर्ट करती है। इंडियन रेलवे, ओएनजीसी, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड अगर कोई प्लेयर इन इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो उन्हें मेडिकल लीव, इंश्योरेंस बेनिफिट, रिहैबिलिटेशंस और अल्टरनेटिव जॉब्स रोल मिलते हैं। परंतु राधिका जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल एथलीट्स को ये सुविधाएं नहीं मिलती। कुछ प्राइवेट एनजीओज जैसे गो स्पोर्ट्स, ओलंपिक गोल्ड, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स प्लेयर को स्पॉन्सरशिप या इंजरी फंड देते हैं, लेकिन यह सपोर्ट भी उन्हीं को मिलती है जो पहले से मीडिया विजिबिलिटी या रैंकिंग में हो। अनऑर्गेनाइज्ड एथलीट्स जैसे राधिका के लिए ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई रिहब फंड, ना गारंटी जॉब, ना पेंशन। रिजल्ट, चोट लगते ही प्लेयर्स मेंटल ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल डेप्थ और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है। बहुत से प्लेयर एकेडमी खोलते हैं या कोचिंग शुरू करते हैं, जैसा कि राधिका ने किया, पर यह भी खुद के दम पर ही होता है। डॉक्टरों ने राधिका को सख्त आराम की सलाह दी और कहा कि यदि उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई और पूरा रिकवरी टाइम फॉलो नहीं किया तो इंजरी दोबारा गंभीर हो सकती है। सर्जरी करवाई गई और फिर शुरू हुआ महीनों लंबा रिहैबिलिटेशन फेज। फिजियोथेरेपी, लिमिटेड मूवमेंट, नो रैकेट्स और लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग। इस दौरान उनकी रैंकिंग गिरने लगी और वो इंटरनेशनल सर्किट से बाहर हो गईं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा, भले ही आप आम जिंदगी में ठीक रहें, लेकिन प्रो लेवल टेनिस जैसे हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में लौटना बेहद जोखिम भरा है। यह एक प्लेयर के लिए किसी सपने के टूटने जैसा था। राधिका के लिए यह शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा एक मानसिक आघात था। एक तरफ उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ वो जर्नी को एंड होते हुए देख रही थी, जिसके लिए उन्होंने बचपन से इतनी तपस्या की थी। उनके पिता ने लाखों रुपए खर्च किए थे, कोचिंग, ट्रेवल्स, गियर, ट्रेनिंग, सब कुछ एक उम्मीद पर, और अब जब वो सफलता के दरवाजे पर थी तब शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से राधिका ने हार मानने के बजाय खुद को एक नई पहचान देना शुरू किया। कोच, गाइड और एकेडमी की फाउंडर के रूप में। चोट ने भले ही उन्हें प्लेयर के रूप में रोका, लेकिन इंस्पिरेशनल बनने से नहीं रोक सकी। राधिका ने हार नहीं मानी और खुद को एक नई भूमिका में ढालते हुए गुरुग्राम में एक साधारण गुरुकुल लाइक टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वे खुद ही कोचिंग टाइम टेबल, सोशल मीडिया, टूर्नामेंट मैनेजमेंट और बच्चों की गाइडेंस तक सब कुछ अकेले संभालती थीं। जब डॉक्टर ने राधिका को साफ कह दिया कि वो अब प्रोफेशनल लेवल पर नहीं खेल पाएंगी, तो वो कुछ समय के लिए टूट गईं, लेकिन हार नहीं माना। उन्होंने फैसला लिया कि अगर वो खुद नहीं खेल सकती तो दूसरों को तैयार करेंगी, और इस सोच के साथ शुरू हुई उनकी राधिका यादव टेनिस एकेडमी गुरुग्राम। यह एक लो प्रोफाइल इलाके में संचालित संस्था थी। ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। एकेडमी का सेटअप बहुत सिंपल था। एक बेसिक टेनिस कोर्ट, एक प्रैक्टिस वॉल, एक छोटा सा जिम कॉर्नर और कुछ पुरानी ट्रेनिंग किट्स। फैंसी सेटअप या एयर कंडीशनर हॉल नहीं था, लेकिन हर चीज़ में राधिका का पसीना और समर्पण झलकता था। उन्होंने खुद ही बच्चों को कोचिंग, टाइम टेबल बनाना, फीस मैनेजमेंट, सोशल मीडिया पर प्रमोशन और यहाँ तक कि टूर्नामेंट मैनेजमेंट तक सब कुछ अकेले संभाला। कभी कभार माँ या कुछ दोस्तों की मदद मिल जाती थी, लेकिन कोई फुल टाइम स्टाफ या फाइनेंशियल पार्टनर नहीं था। ये पूरी तरह से एक वन वुमेन मिशन था। एकेडमी में 20 से अधिक बच्चे ट्रेनिंग लेते थे, जिसमें कई इकोनॉमिकल वीक फैमिली से बिलोंग करते थे। He believes, I don't want to earn money, I want to make a future for our children. इसी सोच के चलते उन्होंने फीस भी बहुत नॉमिनल रखी थी। कुछ बच्चों से 1000 से 2500 तक प्रति माह और कई बच्चों को पूरी तरह से फ्री कोचिंग दी जाती थी।
राधिका का कहना था, मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को खेलने का मौका मिलना चाहिए, भले ही वो फीस न दे सके। इस एकेडमी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि राधिका केवल टेनिस ही नहीं सिखाती थी, वो बच्चों को डिसिप्लिन, फिटनेस, माइंडसेट और आत्मविश्वास भी सिखाती थी। उन्होंने बच्चों को स्कूल, घर और खेल के बीच बैलेंस बनाना सिखाया। स्टूडेंट के माता-पिता बताते हैं कि मैम हमारे बच्चों के लिए कोच नहीं, माँ जैसी थीं। राधिका की एकेडमी से निकले कई प्लेयर्स ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस किया। एकेडमी के कई स्टूडेंट गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर लेवल की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। उनमें से कुछ ने डिविजनल लेवल पर मेडल भी जीता। 5 से अधिक स्टूडेंट ने स्टेट लेवल टूर्नामेंट क्वालिफाई किए और अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 कैटेगरीज में सेमीफाइनल तक पहुंचे। कुछ बच्चों ने इंटर स्कूल चैंपियनशिप में मेडल भी जीते, जिससे उनका आत्मबल और उनके माता पिता भी खेल के महत्व को समझने लगे। एक छात्रा की मां ने बताया कि मेरी बेटी को पहले खेलने में कोई रुचि नहीं थी और उसके अंदर कोई आत्मविश्वास भी नहीं था, लेकिन राधिका मैम ने उसमें जुनून जगा दिया। अब वो टूर्नामेंट में जाती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एकेडमी के एडवर्टीजमेंट के लिए राधिका ने सोशल मीडिया की हेल्प ली। ही स्टार्टेड पोस्टिंग ट्रेनिंग क्लिप्स, रील्स एंड सोशल मीडिया ऑफ किड्स ऑन इंस्टाग्राम। एक रील जिसमें वो स्टूडेंट के साथ मुस्कुराते हुए रील करती नजर आईं और यहीं से उनकी सोशल ब्रांडिंग बनी। यह वीडियो वायरल हो गई और यहीं से उनकी इंस्पिरेशनल वुमेन कोच की पहचान बनना शुरू हुई। हालांकि एकेडमी पूरी तरीके से फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थी, क्योंकि फीस बहुत कम थी और कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पॉन्सरशिप नहीं थी। लेकिन राधिका अपने पर्सनल सेविंग से खर्च चलाती रहीं। कोर्ट रेंट, इक्विपमेंट, ट्रेवल, इन सब का खर्च वही उठाती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी एकेडमी को स्टेबिलिटी की ओर बढ़ाया। यह एकेडमी सिर्फ बच्चों का फ्यूचर नहीं बना रही थी, बल्कि राधिका खुद अपनी टूटी पहचान को एक नई प्रेरणा में बदल रही थी। कई स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार रैकेट पकड़ा था, उन्हें राधिका ने 2 साल में कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बना दिया। कुछ छात्रों ने प्राइवेट स्कूल के इंटर स्कूल चैंपियनशिप में मेडल जीते और यही कारण था कि उन्हें उनके स्टूडेंट्स, माता पिता और आसपास के लोग सिर्फ कोच मैम नहीं बल्कि रोल मॉडल मानते थे। लेकिन जब उन्होंने म्यूजिक वीडियो कारवां में एक्टिंग किया, तब समाज के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और रूढ़िवादी रिश्तेदारों ने कहा कि अब वो ग्लैमर जोन में चली गई हैं। जब राधिका ने टेनिस कोचिंग शुरू की और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, तब उन्होंने देखा कि यंग स्टूडेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मोटिवेशन, एक्सप्रेशन एंड सेल्फ स्टीम से भी जुड़ते हैं। लेकिन जब उन्होंने म्यूजिक वीडियो कारवां में एक्टिंग किया, तब समाज के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और रूढ़िवादी रिश्तेदारों ने कहा कि अब वो ग्लैमर जोन में चली गई हैं। जब राधिका ने टेनिस कोचिंग शुरू की और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, तब उन्होंने देखा कि यंग स्टूडेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मोटिवेशन और एक्सप्रेशन एंड सेल्फ स्टीम से भी जुड़ते हैं। उसी दौर में उन्हें एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोजेक्ट कारवां से जुड़ने का मौका मिला। यह एक मोटिवेशनल सॉन्ग था जिसका संदेश था, रास्ते खुद बनते हैं, बस चलना बंद मत करो। कारवां वीडियो सोशल मीडिया पर लॉन्च हुआ और कुछ ही हफ्तों में हजारों व्यूज, पॉजिटिव कमेंट्स मिले। कई लोगों ने लिखा, फाइनली अ रियल वुमेन इन अ म्यूजिक वीडियो, और दिस इज व्हाट अ फीमेल स्ट्रेंथ लुक लाइक। लेकिन दूसरी तरफ इस वीडियो को लेकर ग्रामीण मानसिकता वाले कुछ लोगों और रिश्तेदारों की आलोचना शुरू हो गई। उन्होंने दीपक यादव से कहा कि उनकी बेटी अब कैमरे में नाचने लगी है, अब म्यूजिक वीडियो भी करने लगी है। ये बातें दीपक के मन में पहले से ही जमा हुई सामाजिक दबाव और आत्मसम्मान की चोट को और गहरा करने लगी। उनके लिए बेटी का ऐसे खुला तौर पर सामने आना, खासकर पब्लिक परफॉर्मेंस के रूप में, उनकी पारंपरिक सोच के खिलाफ था। इस वजह से दोनों के बीच लगातार टकराव बढ़ने लगा।
राधिका ने एक दिन साफ कह दिया, मैंने मेहनत की है, ये मेरी पहचान है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दीपक को लगने लगा कि अब उसकी बात की कोई कद्र नहीं रही। उन्हें लगने लगा कि लोग अब उन्हें बेटी की कमाई और शो ऑफ पर पलने वाला बाप कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह था कि कारवां एक अभिव्यक्ति थी, न कि ग्लैमर, नाच या फुहड़ता का प्रतीक। राधिका ने इस वीडियो के जरिए किसी तरह की रिवील एक्टिंग नहीं की थी। उन्होंने कोई विवादास्पद सीन या कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन फिर भी समाज के कुछ हिस्सों ने इसे बगावत और बेटी का हाथ से निकल जाना मान लिया। यहीं एक मनोवैज्ञानिक दूरी बननी शुरू हुई, जहां बेटी की उड़ान बाप को अपनी हार लगने लगी। कारवां एक म्यूजिक वीडियो कम और एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ज़्यादा था। एक लड़की की आवाज़ जो कह रही थी कि मैं टूटी हूँ लेकिन रुकी नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश इस आवाज़ को उसके सबसे अपने इंसान ने ही गलत समझ लिया। राधिका के पिता दीपक यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के वजीराबाद गांव से संबंध रखते थे, जहां उनकी पैतृक जड़ें थीं। उन्होंने बाद में गुरुग्राम में बसकर राधिका के आत्मनिर्भरता सपने को जन्म दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी राधिका की कुछ अलग चमक देखी, एक जुनून और जिद जो आम लड़की में नहीं होती है। जब राधिका ने 10 साल की उम्र में टेनिस खेलने की इच्छा जताई तो दीपक ने हिचकिचाहट के बावजूद उसे एक स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब में दाखिला दिलाया। शुरुआती महीनों में ही जब कोच ने राधिका की टैलेंट और ग्रिप नोटिस की, तब दीपक ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को सिर्फ खेलने नहीं देंगे, उसे एक चैंपियन बनाएंगे। इसके बाद शुरू हुआ सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल का सिलसिला। उन्होंने महंगे रैकेट्स, इंटरनेशनल ब्रांड के शूज़, कोचिंग क्लासेस, नेशनल कैप्स, टूर्नामेंट के ट्रैवल एक्सपेंसेस, न्यूट्रिशन, डाइट और फिजियो स्टेशन, हर चीज़ के खर्च करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कई बार अपने बिजनेस एक्सपेंसेस रोके, पर्सनल सेविंग निकाल कर राधिका की ट्रेनिंग में लगाए और कहा करते थे, मैंने राधिका को लड़की नहीं प्लेयर समझकर पाला है। राधिका जब दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में AITA और ITF टूर्नामेंट खेलने जाती थीं तो दीपक हर जगह उनके साथ जाते थे, उनका ख्याल रखते थे, मैच रिकॉर्ड करते थे, कोच की रणनीति समझते थे। उन्होंने बेटी के लिए न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपिस्ट भी हायर कर रखा था ताकि उसे प्रोफेशनल प्लेयर जैसी तैयारी मिल सके। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परिवार और रिश्तेदारों की आलोचना झेली कि इतना पैसा लड़की के पीछे क्यों लगा रहे हो, लेकिन दीपक अडिग रहे। उन्होंने लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए तक राधिका के करियर पर इन्वेस्ट किया। ये पैसा उन्होंने किस्त में लोन लेकर, FD तुड़वाकर और कई निजी बलिदान देकर लगाया था। उनके लिए राधिका ITF रैंकिंग में 113वां स्थान तक पहुंचना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी पितृत्व की जीत थी। वो इंटरव्यू में अक्सर कहते थे, मैं अपनी बेटी को सपना नहीं दिखाता, उसे जीने की हिम्मत देता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाज की सोच ने एक सपोर्टिव पिता को धीरे धीरे तोड़ दिया। जब राधिका ने करियर की कमान खुद संभाली, एकेडमी शुरू की, म्यूजिक वीडियो किया, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुई, तो वही लोग जिन्होंने कभी दीपक की तारीफ की थी अब ताने मारने लगे। बेटी अब खुद ही मालिक बन गई है और बाप अब बेटी की कमाई पर जी रहा है। यही बातें उनके मन में इररिलेवेंस और कंट्रोल लॉस का भाव बनने लगी। जो पिता कभी राधिका की उड़ान के लिए पंख थे, वे अब खुद को उस उड़ान के पीछे छूटता हुआ महसूस करने लगे। और यहीं से शुरू हुआ एक साइकोलॉजिकल डाउनफॉल, जिसने अंततः एक सपने को एक त्रासदी में बदल दिया। यह एक कड़वी सच्चाई है कि दीपक यादव ने जो कुछ भी अपनी बेटी के लिए किया, वो भारतीय समाज के नज़रिए में उसकी मर्दानगी या मान सम्मान से जोड़कर तोला जाने लगा, जबकि सच्चाई यह थी कि राधिका अगर चैंपियन बननी तो उसकी नींव दीपक यादव ने रखी थी। 10 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन भारतीय खेल और समाज की चेतना पर एक गंभीर चोट छोड़ा। इस दिन राधिका यादव, एक होनहार टेनिस प्लेयर, कोच और युवा की प्रेरणा, अपने ही पिता दीपक यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल एक क्राइम थी, बल्कि
उस मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक संकट का आईना थी जिसमें बेटी की सफलता पिता के लिए उसकी हार बन गई। 10 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन भारतीय खेल और समाज की चेतना पर एक गंभीर चोट छोड़ा। इस दिन राधिका यादव, एक होनहार टेनिस प्लेयर, कोच और युवा की प्रेरणा, अपने ही पिता दीपक यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल एक क्राइम थी बल्कि उस मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक संकट का आईना थी जिसमें बेटी की सफलता पिता के लिए उसकी हार बन गई। इस दिन की घटना को घंटों और परिस्थितियों के हिसाब से विस्तार में समझते हैं। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच सामान्य दिन की शुरुआत होती है। राधिका रोज की तरह सुबह उठी और अपने स्टूडेंट के लिए कोचिंग शेड्यूल बना रही थी और उसी दौरान रसोई में खाना भी बना रही थी। उनकी माँ बाजार गई थी। घर का माहौल सामान्य था, लेकिन पृष्ठभूमि में पिछले कुछ हफ्तों में चल रहा तनाव मौजूद था। राधिका यादव का घर गुरुग्राम के एक सेक्टर 46 के रिहायशी इलाके में स्थित है। यह इलाका अपेक्षाकृत शांत और मध्यम वर्गीय है। सुबह 9:15 बजे के आसपास राधिका किचन में खाना बना रही थी। उसी समय घर के बाहर उनकी माँ सब्जी लेने या किसी घरेलू काम से गई थी। राधिका का छोटा भाई उसे पहले से ही घर से बाहर भेज दिया गया था ताकि वो घटना का प्रत्यक्षदर्शी न बने। तभी राधिका और उनके पिता दीपक में कुछ बहस शुरू हुई। ये बहस किसी रील वीडियो एकेडमी के खर्च या उनके कारवा म्यूजिक वीडियो की पिछली बात से संबंधित थी। यह कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन दीपक का मन पहले से ही घुला था। सामाजिक तानों, व्यक्तिगत असुरक्षा और भावनात्मक दबाव से। लगभग 9:20 के आसपास जैसे ही राधिका ने फिर कहा कि मैं अपनी एकेडमी बंद नहीं करूंगी, यह मेरी मेहनत है, दीपक यादव का क्रोध बेकाबू हो गया। उन्हें लगा कि बेटी अब उसकी नहीं रही, वो खुद फैसले ले रही है और समाज उसे कमजोर बाप कह रहा है। लगभग 9:25 के आसपास गुस्से में आकर दीपक यादव ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली जो घर के लॉकर में रखी थी। उन्होंने राधिका पर लगातार 4 से 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से 3 गोलियां पेट और सीने में लगी। गोली लगते ही राधिका वहीं किचन के पास गिर पड़ी। उन्हें सीने, पेट और हाथ में गोलियां लगी थी। 3 गोलियां सीधे वाइटल ऑर्गन्स में लगी, जिससे हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। राधिका बेहोश नहीं हुई तुरंत। उन्होंने कुछ क्षणों तक सांसें ली और हल्की हरकत भी की। लगभग 9:35 के आसपास राधिका की माँ कुछ ही मिनट बाद वापस लौटी और जैसे ही उन्होंने बेटी को खून से लथपथ देखा, उन्होंने शोर मचाया। वह बेहद घबराई हुई थी और पड़ोसियों को बुलाने के लिए चिल्लाई। शोर सुनकर 2-3 पड़ोसी तुरंत घर में दाखिल हुए। किसी ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया। एक पड़ोसी ने अपनी गाड़ी निकालकर राधिका को अस्पताल ले जाने की कोशिश की। वहीं दीपक यादव शांत खड़े थे, लेकिन टूटे हुए चेहरे के साथ। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। राधिका को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही राधिका ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर ने 15-20 मिनट CPR और रिव्यू कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से 10 बजे के आसपास दीपक यादव ने खुद पुलिस को कॉल किया और कहा कि मैंने अपनी बेटी को गोली मार दी है, कृपया मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उन्हें हथियार सहित हिरासत में ले लेती है। रिवॉल्वर 6 राउंड में से 5 गोलियां चलाई गई थी। एक मोबाइल फ़ोन राधिका का, जिसमें कुछ रील्स, इंस्टाग्राम ड्राफ्ट्स थे। खून से सना हुआ फर्स्ट किचन एरिया। कोई सुसाइड नोट या पूर्व योजना का दस्तावेज नहीं मिला। घर के अंदर कोई CCTV नहीं था। गली के कैमरे इतने क्लियर नहीं थे कि घटना रिकॉर्ड कर सके। दीपक यादव की उस समय की स्थिति कुछ शांत और बेहद साइकोलॉजिकल डिसोसिएटेड थी। उन्होंने बार बार कहा, मुझे क्या करना चाहिए था, वो अब मेरी नहीं रही थी, लोग मुझे जीते जी मार रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविटी या रील से जुड़ा विवाद नहीं था, क्योंकि राधिका पिछले 1 साल से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं थी, बल्कि असली वजह था पिता का डूबता हुआ आत्मसम्मान।
कंट्रोल का छिन जाना और समाज के तानों और मानसिक दबाव जो धीरे धीरे उन्हें भीतर से खा गया। मैंने 5 गोलियां चलाई। दीपक ने पुलिस को स्वीकार किया कि उन्होंने राधिका पर लाइसेंसी 32 बोस रिवॉल्वर से 5 बार गोलियां चलाई, जिनमें से 4 गोलियां उसे लगी और उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि ये उनका किया गया था। उन्होंने माना कि यह कोई आकस्मिक या आत्मरक्षा का कदम नहीं था, बल्कि उन्होंने हत्या की योजना 3 दिन पहले ही बना रखी थी। उन्होंने बेटे से बहस के समय बाहर जाने को कहा था ताकि वो अकेली रहे और हत्या का मौका मिले। दीपक ने बताया कि उन्हें गांव वालों द्वारा बेटी की कमाई पर निर्भर होने की टिप्पणियों से गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने कहा, लोग कहते थे कि मैं उसकी कमाई पर जी रहा हूं, और राधिका ने उनकी इच्छा के खिलाफ एकेडमी जारी रखी, जिससे वे बिल्कुल टूट गए थे। उनके एक खास बयान में उन्होंने कहा कि मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे फांसी दे देनी चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपराध को आत्मसजा के साथ स्वीकार किया था। दीपक ने निराश और शर्म के मिश्रित भाव में कहा कि मैंने पाप किया है, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि वे जानते थे कि यह एक अपराध है और वे इसके लिए आत्मपश्चात की स्थिति में भी थे। दीपक यादव ने पूर्व नियोजित रूप से राधिका को गोली मारी थी, खुद ही ये स्वीकार किया, और उन्होंने हत्या को कन्यावध करार दिया था। डिजिटल जांच में कोई लाइव सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, लेकिन मोबाइल फॉरेंसिक जांच और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैट्स से यह समझ आया कि राधिका का संघर्ष सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल और इमोशनल भी था। जहां वह अपने हीरो जैसे पिता के बार बार यह पूछती रही कि मैं अच्छा कर रही हूँ, फिर भी आप मुझसे नाराज क्यों हैं, जबकि उन्हें उसी घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था। इस घटना ने एक गहरा सामाजिक पक्ष को उजागर किया, जहां बेटियों की सफलता को कई बार पिता की हार समझा जाता है, खासकर जब बेटी अपनी पहचान खुद बनाना शुरू करती है और पैट्रियार्कल सोच को चुनौती देती है। राधिका के रील्स में कभी भी पिता के खिलाफ सीधा आरोप नहीं था, लेकिन कैप्शन जैसे मुझे किसी ने समझा नहीं को लोगों ने रिबेलियन मान लिया और मीडिया ने इस केस को रील्स से हत्या जैसी सनसनीखेज हेडलाइन बना दिया। इसके अलावा यह मुद्दा एक सिस्टम फेल्योर भी उजागर करता है, जहां चोट लगने के बाद प्लेयर्स के लिए ना कोई फंडिंग है, ना इंश्योरेंस, ना करियर ट्रांजिशन सपोर्ट, न ही सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि SAI और BCCI जैसी संस्थाएं सिर्फ टॉप प्लेयर्स को ही सहयोग देती हैं, बाकी सबको खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। इस पूरी घटना ने ये साबित कर दिया कि ये केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक बेटी की सफलता से घायल हुई सोच की प्रतिक्रिया थी। एक ऐसा क्राइम जिसमें अपराधी खुद ही उस सोच का शिकार था जिसने उसे बेटी की उड़ान को अपनी हार मानने पर मजबूर कर दिया।